हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में सीखा था कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मोमेंट मास क्या होता है। तो हमने मास का एक नया रूप देखा कि मास भी वेक्टर की तरह में चेंज हो सकता है। अब तक के लेक्चर में हमने ये सब सिखाया था आपको। और डिस्क्रीट मास के लिए हाउ टू कैलकुलेट देयर द सेंटर ऑफ मास। और उसमें हमने ये भी देखा था कि सपोज कि अगर दो बॉडी है तो उसके बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। अगर दोनों बॉडी मूव करने लगे तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ मास में भी मूवमेंट होगा। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखा था और उसके बाद सेंटर ऑफ मास का हमने एक्सेलरेशन देखा था। मतलब कि अगर चेंज इन वेलोसिटी होगा तो उसके चलते उसमें एक्सेलरेशन होगा। इस तरह की चीजें हमने पिछले क्लास में बेसिक से देखा था और कुछ मैंने 4-5 क्वेश्चंस बेसिक्स के कराए थे। ठीक है, आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसमें क्या होगा कि कुछ जो सेंटर ऑफ मास हम डिस्क्रीट बॉडी या मतलब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो किया था, अब हम लोग यूनिफॉर्म बॉडी के लिए करेंगे या कंटिन्यूअस बॉडी के लिए करेंगे। वो कैसे करेंगे तो वो सब टेक्निक आज सीखेंगे हम लोग। तो आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद एक यूनिफॉर्म बॉडी के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए समझेंगे। तो आ जाइए, ये चैप्टर है आपका सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। इसमें क्वेश्चन है, ऐसा कह रहा है कि सोज अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर फ्रॉम विच द स्मॉल डिस्क इज कट सच दैट द पेरिफेरी ऑफ द स्मॉल डिस्क इज टच द larger disk and whose radius is r/2. Find the center of the center of mass of the remaining part of the disk. तो सबसे पहले इसको समझें कि इसका रेडियस तो r है जैसा इट मेंशन इन द क्वेश्चन, और उसमें एक r/2 रेडियस का हमें कट करना है। तो मतलब यहां से यहां, तो यानी कि r उसका डायमीटर हो जाएगा, तो एग्जैक्टली उसके सेंटर से टच कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जो कट कर रहा होगा उसका मास क्या है, तब उसके बाद कुछ इमेजिनेशन हम लोग करेंगे। तो यहां पर उसका जो बड़े वाले का मास है कुछ m है, दिया तो नहीं है तो लेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट मास ऑफ वॉट एवर डिस्क अगर है तो डिस्क भी m, जिसका रेडियस r है। तो मास ऑफ, तो इस वाले के लिए बच्चों क्या होता है, देखो तीन तरह के मासेस होते हैं। एक तो लीनियर मास होता है। लीनियर मास का मतलब कि इसके पास लेंथ इतना हो लेकिन उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया इज निग्लेक्जिबल हो उसके लेंथ के कंपेयर में, या आप कह सकते हैं कि डायमीटर उसका निग्लेक्जिबल हो। जैसे कोई रॉड है, जैसे यहां से यहां तक का एक रॉड ले लेते हैं इस तरह का, ये बोलना चाह रहा हूं जैसे इस तरह का है। तो इसका जैसे मतलब आप वायर देखते हो ना वैसा कुछ, तो वायर में उसका लेंथ तो बहुत ज्यादा है। अब उसका कंपेयर करिए डायमीटर से तो कई गुना वो ज्यादा होगा। तो दिस इज कॉल्ड मतलब कि एक लीनियर मास का मतलब कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली। तो उसका मास डेंसिटी जो होता है उसको लैम्डा से दिखाते हैं और मास पर यूनिट लेंथ, ये आपको थ्रू आउट द मतलब ये एजम्पशन ऐसा रख लीजिए कि आपको यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी मिलेगा। इसीलिए फिर उसके बाद ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट कि जिसका एरिया हो लेकिन उसका थिकनेस ना हो, तो कैसा आपका पेज जो आप A4 साइज या सिंपल आपका बुक कॉपी का जो भी पेज होता है, तो आप देखिए उसका एरिया है लेकिन थिकनेस कितना है, एकदम निग्लेक्जिबल है। तो उस तरह को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, ऐसा। और दूसरा होता है मास डेंसिटी, जो एक्चुअल में डेंसिटी जो मास बाई वॉल्यूम आप लोग पढ़ते हैं वो वाला। तो मास बाई वॉल्यूम उसको लिए दिखाते हैं। तो रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी ये डिस्क है, तो डिस्क हमारा किस कैटेगरी का होगा, ऐसा मास पर यूनिट एरिया। तो हम इसीलिए मास पर यूनिट एरिया इसका निकालते हैं जब भी इस तरह का होगा। आप देखेंगे अभी सेंटर ऑफ मास जब मैं निकालूंगा तो इन्हीं तीनों से होते हुए निकलूंगा। तो इसीलिए पहले इसको बता दिया। ठीक है, तो अब आ जाइए, अभी आज जो इस क्वेश्चंस की बात है, तो ये टेक्निक है। आप इसको मतलब चाहो तो बिना मास डेंसिटी निकाले हुए भी रो के टर्म में भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक से मैं समझा रहा हूं तो इसीलिए मैं इसको सिखा रहा हूं। तो यहां पर मास पर यूनिट एरिया अगर निकालना हो तो मास बाई पाई आर स्क्वायर यही होगा। और हमें क्या चाहिए था, जो रिमूव पार्ट है जिसका रेडियस r/2 है, तो उतने पार्ट का मास क्या होगा, मास ऑफ r/2 पार्ट बी। तो m ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, ऐसा। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, m/4
4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो कटआउट मास है उसका तो मास हो गया m। तो अभी तक आपको मैंने इस पर ये नहीं बताया था कि कट वाले का क्या करेंगे। तो देखिए, इमेजिन करिए कि अगर ये कट नहीं हुआ होगा, ये ऐसे ही चल रहा होगा, मैं भी व्हाइट मार्क ही कर लेता हूं इनको, कि ये अगर ऐसे ही होंगे, ऐसे ऐसे ही होंगे, मतलब कट नहीं हुआ होगा, तो उसका सेंटर कहाँ होगा बच्चों? डिस्क है तो उसका आपको बताया था कल कि कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप जिसका, या मतलब जो सर्कल टाइप के हैं उसके हैं, तो जो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं होगा बीचों बीच। तो यू कैन लेट इट द सेंटर ऑफ मास इज 0 0, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। आप दूसरा पेन ले लूँ, नहीं तो उसी में छुप जाएगा। इस 0,0 इस तरह का ऐसा बन रहा होगा। ठीक, तो यस 0,0, और उसका सेंटर कहाँ पर होगा? जिसको रिमूव कर रहे होंगे तो उसका भी मतलब यहाँ बिल्कुल सेंटर पे ही होगा। तो अब 0,0 इसको माने, या मतलब यूं कहें कि मैं इसको ओरिजिन सिस्टम पे फिक्स ले जाकर कर दूं कुछ ऐसा। ओहो, कुछ ऐसा, रुकिए मैं लाइन एक लेकर आ जाते हैं तो वहां पर ज़्यादा आसानी होगा उसको करने में। इज विजिबल? ऐसा बच्चों देखो, तो इसी को सेंटर मान लेते हैं। और दूसरा कि छोटा सा सेंटर एक इधर लगा लीजिए अपना, इसके सेंटर के लिए ऐसा, इस तरह का, ये दिख रहा होगा। तो अभी जब इसका सेंटर ऑफ मास निकले जाए, अगर अच्छा इमेजिन भी करिए, अगर एक ऐसा है, सिमेट्री है ऐसा, तो इसका जो मूवमेंट है सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट में नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एकदम बिल्कुल एज सिमेट्री है, जितना ऊपर से गया उतना नीचे से गया, और जितना ऊपर है, और उसके कटने से पहले भी कैसा होगा? एकदम बिल्कुल डायमीटर पे ही होगा, तो इक्वली कटा हुआ है। अब इस तरह से देखिए, आफ्टर द कटिंग के बाद तो इतना पार्ट इसका गायब है, तो आप देखेंगे कि जितना इसको कट करेंगे तो उसका मास इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। कल आपको बताया था ना, एक ओवल शेप में या एक शेप में कोई सेंटर ऑफ मास के लिए जो हैवियर होता है, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब कट करेंगे तो यहां से नहीं समझ में आया तो यहां से समझ लीजिए। जैसे कि रुको, यहां से बता देता हूं आपको कि जैसे मास m1 है और m2 है, अगर ये दोनों इक्वल मास है m1 और m2, तो इनका सेंटर ऑफ मास मतलब केस 1, इफ m1 इज इक्वल टू m2 अगर होगा इससे m, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एकदम सेंटर में होगा। ठीक, केस 1 के लिए। केस 2 के लिए, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये वाला हैवियर है, तो जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है ऐसा, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बच्चे लोग खेलते हैं ना रस्सी वाला पकड़ के गेम, तो 4 लोग इधर से खींच रहा है, 4 लोग इधर से खींच रहा है, तो अच्छा मान लीजिए कि एक पांचवा उधर से आ गया, तो फोर्स लगाने की बात हो गया, वो खींचा तो ज्यादा उसकी तरफ, जो ज्यादा फोर्स लगा था उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये सब कनेक्टेड है बच्चों, ऐसा नहीं कि फोर्स लग रहा था, सेंटर ऑफ मास की नजर से भी हम देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब 4 लोग अगर खींच रहे थे एक तरफ से एक तरफ से, तो बिल्कुल अगर मान लीजिए कि वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब अगर सारे लोग इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ये जंक्शन आपको करना पड़ेगा, तो अगर सारे लोग इक्वल फोर्स लगा रहे थे तो बिल्कुल वो सेंटर में होगा। पांचवा जैसे ही आया तो उसको फोर्स लगाने लगा, पांचवा जैसे आया मतलब कि इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा, लेकिन अभी मास से कोई कनेक्शन नहीं है, फोर्स खींचने वाला है। या आप मान लीजिए कि अगर फोर्स से अगर दिक्कत है तो मान लीजिए कि सीसॉ में 4 बच्चे इधर दोनों साइड में बैठे हुए हैं, 4 इधर 4 इधर, तो बिल्कुल सीसॉ आपका नहीं हिलेगा, एकदम वैसा ही रहेगा अनटिल और अनलेस कि बच्चे वो लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो एजम्पशन के लिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पांचवा बच्चा जैसे ही बैठेगा तो क्या होगा, हैवियर वाला उसकी तरफ झुक जाएगा और लाइटर वाला उठ जाएगा। तो बेसिकली वो झुक जाएगा उठ जाएगा, क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, जो लाइटर वाले की तरफ है। फिर क्या होगा ऐसे ही कि जैसे अब दूसरी तरफ अगर जाकर कोई बच्चा बैठ जाए, या ये भी हो सकता है कि 4 वाल जो 4 बैठे हैं, जहां पर एक बच्चा बैठा था, बैठने के बजाय एक बच्चा वहां से उठ के चला जाए, तो इधर 3 और इधर 4, यही होगा ना, तो 4 वाला फिर ऐसे उठ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट होता है जिधर जहां पर हैवियर होता है। तो मैं इसको ही समझाना चाह रहा हूं, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो इन दैट केस सेंटर ऑफ मास विल बी हियर, इस केस में सेंटर ऑफ मास विल बी हियर। और केस 3 बच्चों, इफ m1 और m1 इज लेस देन m2, तो सेंटर ऑफ मास इस वाले के लिए कितना हो जाएगा, इसकी तरफ, m2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया होगा। तो यही डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको यहां पर देना चाह रहा था कि सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है और ये वाला पार्ट हटा, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री गया,
तो जो सेंटर ऑफ मास होगा कुछ इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। और मैं अभी इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि इधर की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ, अपने आप वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे कि अगर वो था का मतलब सेंटर ऑफ मास वहां पर, तो पहले इसका जो सेंटर ऑफ मास था इसका बिल्कुल 0 0 पर था, तो इसका अगर हमें लिखना भी होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स सेंटर ऑफ मास, तो पूरा का मास उसका कितना था m इंटू 0, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 0। अगर वहां से कुछ रिमूव करते हैं तो माइनस लगाइए, अगर कुछ ऐड करते हैं, मैं अभी एक क्वेश्चन इस पे और करके बता देता हूं कि अगर कोई एक उस पे मास रख दिया उतने का देन क्या होगा। m 0 है और उसका मास हमने कितना निकल कर आया था, उसका मास किसका मतलब जो m/4 मतलब r/2 रेडियस का जिसका कट किया था उसका मास हमने कितना निकाला था, यू कैन सी हियर इज m/4। तो m/4 का लोकेशन क्या है 0, r/2, ये जो लोकेशन है यहाँ से इसको 0 0 लेट किए तो ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से यहाँ तक r/2, तो इट दैट विल r/2, 0। सो यू कैन से हियर m/4 इंटू r/2 इज इट। एंड और जैसे हम m1 प्लस m2 कर देते हैं तो जब रिमूवल वाला केस होगा तो उसमें m1 माइनस m2 होगा, जब कुछ ऐड करेंगे तो जो उसका मास था उस पर एक और डाल देंगे। तो खैर यहां से m इसका मास था माइनस m/4, तो यहां से m माइनस m/4 कितना हो गया बच्चों, इस 3m/4 है ना। और इनका तो कोई मतलब है नहीं, ये तो 0 की तरफ जा रहे हैं। और ये कितना हो गया mr/2, सॉरी 8, तो ये कितना हो गया 2। तो इसको जब आप देखेंगे तो m से m कैंसिल हो गया, तो r/6 विथ नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये शिफ्ट किया होगा लेफ्टवर्ड कोऑर्डिनेट में। अगर इसका 0 है तो r-r/6 क्या इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट किया होगा। तो ये हमने इसको दिखाया आपको, तो मैंने कहा था कि इसको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं कि वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी मतलब कि समझ सकते हैं प्रैक्टिकली भी कि r/2 कटा होगा तो थ्योरेटिकली प्रूफ करके दिखाया। तो आप इमेजिन करिए जो मैंने आपको वो सब सीसॉ जैसा दिखाया, आप देखेंगे आप अगर इसको सर्कल को पूरे डिस्क को अगर इस तरह से अगर रखे भी होंगे और ये पार्ट जब कट होगा तो वो उधर की तरफ नहीं गिरेगा, जिधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा इसके अपोजिट साइड में गिरेगा। तो ये सब मूवी टाइम में भी जब इधर उधर से कुछ होता है या पहाड़ वगैरह टूटता है तो आप इमेजिनेशन करते रहिएगा, कुछ गिर रहा होगा यानी कि सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा होगा, ठीक है बच्चों। हाँ अभी देखिए कि इस पे मैं बोल रहा था कि सेम क्वेश्चन ऐसा अगर हो जाए कि जैसे कि ऐसा क्वेश्चन एक है इस तरह का, और मतलब कि इसका मास m है और इस बार क्या कर रहे हैं कि इसका r रेडियस का है और इसका मास m होगा ही होगा, नहीं होगा तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन टेक इट लेट इट विल बी कैंसिल आउट। और कह रहा है कि r/2 को उसके पेरीफेरी से टच करता हुआ एक उस पर पुट कर दिया ऐसा। ठीक है बिल्कुल वैसा दिख रहा है, तो यहां से हम इसको ले सकते हैं। तो इसका इस बार पुट किया गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सेंटर इसका था और फिर से इसका r/2 है तो r इसका डायमीटर होगा, तो r/2 0, तो ये 0, 0 हमारा सेंटर है। तो आपको जो सिखाया था उसी पे काम करते हैं। तो इस बार भी इसका क्या होगा, इसका मास अगर m है r रेडियस के लिए तो r/2 रेडियस के लिए कितना हो जाएगा m/4 ड्यू टू सेम कैलकुलेशन, वो मास पर यूनिट एरिया वाला। अच्छा नहीं समझ में आ पा रहा है कैसे बोल रहा हूँ, ये बोल रहा था बच्चों πr², m/πr², और कितने का रेडियस है उसका r/2 का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना πr²/4, r/2 का करेंगे तो r/2/4 आ जाएगा। तो ये देखिए कैंसिल हुआ तो m/4 आ गया ना। तो अभी इसका सेंटर 0 0 पर होगा, अगर एक सेंटर ऑफ मास, अब देखो फिर से वही सिमेट्री होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो ऊपर की तरफ नहीं शिफ्ट होगा, एक एक्स्ट्रा हमने डाला, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है ना, तो इधर मास बढ़ा तो सेंटर ऑफ मास इन दिस टाइम विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, या जिधर हम पुट किए हैवियर मास है उसी की तरफ। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इसके लिए तो उसका मास m है इंटू 0 प्लस इसका मास m/4 और कितने डिस्टेंस पर है r/2 प्लस m+m/4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से
तो ये कितना हो जाएगा 5m/4 और वहाँ से mr/8, तो m से m घर गया आपने और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एक बचा था ना, तो r/10 मेरे ख्याल से आएगा, यानी तो ऐसा देख लेते हैं कि mr/8 बचा था और यहाँ से 5m/4 है, तो हाँ तो सही था, m से m कैंसिल हुआ तो आपका r/10 वैल्यू आ जाएगा। तो ये समझ में आया बच्चों कि अगर एक उस पर अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर शिफ्ट करें मतलब सॉरी एक शिफ्ट करेंगे मतलब उसी के ऊपर हम एक उसके पेरीफेरी से टच करता हुआ r/2 रेडियस का अगर कोई डिस्क अगर रखेंगे, देन उसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हुआ, जिधर उसका हैवियर था मतलब राइट साइड, और जब हम कट आउट किए थे उतने पार्ट का तो वहां से अवे होते हुए लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया था। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या पिछला वाला भी लिखना था क्या? इसको लिख लीजिए ऐसा, 2-2 4-4 सेकंड का आपको कुछ टाइमिंग समय दे देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले को लिख लीजिए, इफ द m मीन्स की r/2 पार्ट ऑफ द रेडियस इज पुट ऑन इट, देन व्हाट विल बी द न्यू सेंटर ऑफ मास। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ द डायमेंशन a/b इफ द प्लेट इज कंसीडर टू बी made up the 4 rectangles of the dimensions a/2 cross b/2, and we now remove out of the 4 rectangles, we remove one out of the 4 rectangle, find the position where the center of mass of the remaining system will be। देखिए बच्चे, तो इनके लिए पहले कंस्ट्रक्शन कुछ कर लिया जाए, एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल तो नहीं होगा, चलो बना दिया जाएगा, रेक्टेंगल नहीं है तो हाँ बन तो गया, इस तरह का रेक्टेंगल है। तो इसमें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, जो वहाँ पर उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहीं पर होगा। और इसमें फिर क्या कहा जा रहा है कि इस तरह का बीचों बीच आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं अगर तो मान लीजिए, अब इसमें नहीं कुछ कर सकते। और बच्चों इसके बाद इसको आप जाकर इसमें से कोई भी एक पार्ट रिमूव कर दो, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इसको रिमूव कर देता हूँ। और उसके पहले कितना था ये a/b, तो a/b का मतलब कि a कुछ ऐसे होगा और b कुछ ऐसे होगा, और इसी को आप ओरिजिन सिस्टम मान लीजिए अपना। इसको ब्रोकन लाइन से दिखा देते हैं, ऐसा ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये दिख रहा होगा, विजिबल है क्या? विजिबल नहीं हो थोड़ा सा एक लाइन और डाल देता हूं, अब तो विजिबल होगा, ये ब्रोकन लाइन वाला, ठीक है। तो इसका सेंटर अगर 0,0 है तो इनका सेंटर कहां पर होगा, मतलब ये पूरा सॉरी इसमें लिखा नहीं क्या, अभी ए है और ये बी है, तो 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं, इसमें ये आपका b/2 हो जाएगा इतना, और ये आपका a/2 हो जाएगा। तो इसका अगर सेंटर देखेंगे तो कितना हो जाएगा a/2 कॉमा b/2, इसका कितना हो जाएगा सेंटर -a/2 कॉमा b/2, इसका सेंटर कितना हो जाएगा -a/2 कॉमा -b/2, और इसका सेंटर कितना हो जाएगा बच्चों a/2 कॉमा -b/2, ऐसा। तो अगर इसका मास m है और उसका एग्जैक्टली वो 4 टाइम्स किया है, तो सबका मास अगर मान लीजिए कि मास इसका 4m है पूरे का, पहले का, यहां पे ऐसा लिख देता हूं कि लेट द मास ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक बी 4m, ऐसा। तो जो एक या a/2
ए क्रॉस बी के लिए, देन a/2 क्रॉस b/2 का कितना हो जाएगा बच्चों, इस m/4। एग्जैक्टली आप चाहो तो एरिया करके भी देख सकते हैं। ए बी का अगर मास पर यूनिट एरिया वैसे ही लेंगे ना तो m/ab हो जाएगा। और कितने पार्ट का है इसका, ab/4। अगर a2/b2 तो ab कैंसिल होकर a/4 आ रहा है, तो खैर वैसे भी कर सकते थे। तो आइए जो हमने आपको सिखाया था वही काम यहाँ पर भी करते हैं। तो सबका जितना सेंटर ऑफ मास है उसका सेंटर ऑफ मास एज इट इज रख देते हैं। आपको देखकर हैरानी तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि दिस एंड दिस मतलब फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इंटैक्ट है, तो सिमेट्री है इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट शिफ्ट नहीं करेगा। अगर ये कटा है तो आपको देखेंगे इसका लोकेशन कहीं यहीं पर आएगा सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट होने के लिए। आइए मैथमेटिकली इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। जो आपको सिखाया था एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए क्या था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 और m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो वही काम अगर टेक्निक यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको मिलकर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए। हाँ, तो इसमें एक चीज जो आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब भी हम मास अगर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो निगेटिव की तरफ आएगा, मतलब उसमें से मास हट जाएगा। तो ठीक है, तो अगर एक्स सेंटर ऑफ मास लिखें, अच्छा खैर ये है ही नहीं, अगर इसी का खाली निकालना हो तो हम अपना जो काम जानते थे एक्स सेंटर ऑफ मास। तो अभी कितने ब्लॉक्स हैं बच्चों, 3, 1 2 3, तो तीनों का रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, ये विजिबल है, m3x3 अपॉन टोटल मास ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा यही आएगा। तो m1 का मास इज m/4 है, x1 का कोऑर्डिनेट a/2 प्लस m/4, इनका लोकेशन कितना है -a/2, तो -a/2 कर लीजिए। ठीक, और ठीक है, और इनका प्लस m/4 इंटू -a/2 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, m/4 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 3m/4, ऐसा। तो इसको जब आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि वो -a/2 तो माइनस मतलब m/4 तो इंटैक्ट रहेगा, तो उसमें से कॉमन भी लें तो कितना हो जाएगा -a, तो हाँ तो ma/4 हो जाएगा निगेटिव में, और वहाँ पर ma/4 a/2 है, तो उसका आप देखेंगे कैलकुलेट करके। आप चाहे तो आप a/2 भी कॉमन ले लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो या ma/4 कॉमन लेते हैं तो हाफ -1 तो हाफ -1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ma/2 विथ नेगेटिव, और 3m/4 तो यहाँ से चल ही रहा था, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ से आप जब इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा -2/3। तो इसका जो लोकेशन है, जो न्यू सेंटर ऑफ मास अभी जो आया एक्स कोऑर्डिनेट, तो कितना जाएगा उसका कैंसिल होने के बाद इज 2/3m 2/3a, ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट आया। अभी सिमिलरली आप वाई कोऑर्डिनेट लेकर आएंगे तो आपको b/2 एज इट इज वहीं पर दिखाई देगा, क्योंकि इसमें तो कोई शिफ्ट हुआ नहीं है, एक्स वाला शिफ्ट हुआ है। या देखते हैं क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या आ रहा है, मे बी क्योंकि मास हटा हुआ है ना तो उसका डिफरेंट आएगा। तो यहाँ से अगर वाई कोऑर्डिनेट के लिए अगर लिखें वाई सेंटर ऑफ मास, तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, और अपॉन यहाँ से m1 प्लस m2 प्लस m3। तो एक चीज़ तो आपको एकदम पता ही है कि जो उसका मास होगा 3m/4 आ जाएगा। अच्छा, m1 उन सबों का, y1 वाले का तो m/4 इंटू b/2 प्लस m/4, उसका लोकेशन भी b/2 था, माइनस m/4 या माइनस क्या इंटू यहाँ से करके करते हैं माइनस b/2। तो x और ये वाला अगर देखेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला था शायद वही हो रहा है कि m/4 यहाँ से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर b/6 आ जा रहा है।
पॉजिटिव में। तो देखिए इसमें कहा था कि इसके अबाउट शिफ्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका b/6 ये ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि हमने कट कहाँ पर किया, ऐसा किया। अच्छा, एक इसमें बात ये है कि अभी हमें कोई बताया नहीं था कि यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, बोला कि एक वन ऑफ द पार्ट रिमूव करेंगे। तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि फर्स्ट इधर वाला सोन इन फिगर ऐसा कहा रहेगा, या थर्ड पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, या मतलब वो कुछ ना कुछ मार्किंग अगर स्कीम दिया होगा तब हम अकॉर्डिंगली जाएंगे। अभी मुझे बताना था तो अपने मन से कहीं से एक बता दिया। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे बच्चों, ऐसा तो सीख लिया टेक्निक कि जितना मास वहां से गायब हुआ उसको लिख लो, तो अपने मर्जी से कोई भी एक रिमूव कर देना। अब यहाँ से सपोज पहला वाला रिमूव करना, तो सेंटर ऑफ मास देखेंगे लोकेशन दोनों का दोनों निगेटिव में आएगा, कहीं थर्ड पे। ये चेक करने का आपका तरीका है, ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, करिएगा। अगर आप रेसनिक हॉलीडे का अगर कुछ टेक्स्ट पढ़ते हो तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन रहता है, एक आप चेक पॉइंट में देखेंगे कि अगर इसको रिमूव किया है तो कहाँ पर होगा, इन दोनों को रिमूव कर दिया तब कहाँ शिफ्ट होगा, एक को रिमूव किया तो कहाँ पर होगा, वगैरह वगैरह इस तरह का। तो आप उसको अपना सिमेट्री के हिसाब से और जिसका मास हैवियर होगा उस कॉन्सेप्ट से जाइएगा, वो आपको निराश नहीं करेगा और आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए है और यहाँ वाला वाई सेंटर ऑफ मास के लिए। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन से मैं हट गया हूँ तो पॉज भी कर सकते हो आप, और फिर इसको आप वाई सेंटर ऑफ मास पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये देखिए बच्चों, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, इसको आपके लिए लाया हूँ। कह रहा है कि देयर आर द टू मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l अपार्ट, लेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज एट अ पॉइंट नेम्ड c। तो पहले तो आइए इन्हीं का आरती उतार लेते हैं कि एक है यहाँ पर m1 और दूसरा है आपका m2 यहाँ पर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ l है और सेंटर ऑफ मास कहीं c होगा, हमें रैंडमली कहीं मार्क करना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l होगा, तो एक डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं l, तो इधर से कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। ये शायद आपको पहले भी बता रखा था कि इसका सम मेसन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इस शून्य होता है। नहीं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आपको लिखना होगा, आपको एक क्वेश्चन एक ऐसा दिखाया था कि 100 सेंटीमीटर वाला था, जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता था वहाँ पर उसको करते थे, मतलब कि उसके अबाउट लिखते थे, मोमेंट ऑफ मास लिखते थे बेसिकली। तो m1 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू m2 इंटू एल माइनस एक्स। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m1 प्लस m2 एक साइड में आ जाएगा x इक्वल टू m2 इंटू एल। तो x का वैल्यू कितना आ गया, m2 बाई एल प्लस m1 प्लस m2, ऐसा आया क्या, m2 बाई एल m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो इधर की तरफ से सेंटर ऑफ मास इसका होगा। उस साइड से पूछेगा तो आप देखिएगा कि m2 के जगह पे m1l अपॉन m1 प्लस m2 आएगा। तो इसकी बातचीत था कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब देखिए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है कि m1 इज डिस्प्लेस्ड बाई l1, इस m1 को कहीं इधर डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स, m1 इज डिस्प्लेस्ड बाई l1 टूवर्ड्स द c एंड m2 इज डिस्प्लेस्ड बाई l2 अवे फ्रॉम द c। तो इसको इसमें अगर फ्रॉम द सी, L2 अवे फ्रॉम द सी, तो इसमें अगर L2 अगर इसमें से कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो पूछ रहा है कि इसका नया सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट किया होगा। समझ में आया, मतलब ये सी होकर, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इधर आया होगा तो उधर गया, तो सेंटर ऑफ मास में तो कुछ ना कुछ मोमेंट हुआ होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि कहाँ है, ये इधर आया उधर गया, कौन सा हैवियर है भी हमें नहीं पता। तो हम रेंडमली एक मार्क कर लेते हैं कि कहीं मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास सी डैश यहाँ पर हुआ होगा, सी डैश ऐसा हुआ होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसके सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस आया होगा। बात समझ में आया बच्चों? ये एक्सिस का तो लोकेशन हमें पता है, तो इस न्यू केस में सी डैश का वैल्यू कहाँ क्या होगा, तो हम इसी को अगर लिख लें, या सी डैश का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था, जहाँ से पहले वाले से m1 ब्लॉक से x डिस्टेंस था ना, ये आया था, तो इसी में हम m1 ब्लॉक से ही अगर कर लें x डैश, तो यहाँ पर क्या होगा कि m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए, किसको, l को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसके जगह पर अगर हम l को मतलब जो m1 वाला है सेंटर के टूवर्ड्स गया है,
इसके तो अगर इसके टुवर्ड्स गया है तो सेंटर ऑफ मास किधर कर शिफ्ट होगा, उसके चलते पीछे की तरफ। तो इसीलिए क्या करेंगे यहाँ से L माइनस L1। ये टेक्निक समझ में आया कि अगर हम उसके पास जाएंगे सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास भी तो वो भी मूव करेगा ना, हमारे पास आएगा, सो दैट इज वाई माइनस। और इसको अवे किया है L2, तो सेंटर ऑफ मास उसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, सो दैट इज वाई प्लस L2। ये बात अच्छे समझ में आया आप लोग को? नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। कि सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, ठीक, या ऐसा दो लोग के बीच में है, मान लीजिए कि आप हैं और आपका चेयर है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं है बीच में काम कर रहा होगा। अगर मैं ऐसे मूव करूं थोड़ा उसके पास, तो पहले सेंटर ऑफ मास अब तो हैवियर टाइप का, और उसके मतलब सेंटर ऑफ मास का हैवियर पार्ट और पास आ गया ना, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा और हमारे पास खिसक जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर इसको पिक्टोरिकली अगर दिखा दूं कि अगर दो ऐसा है, M1 है M2 है और इसका L ऐसा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं C है। अब ये बच्चे कुछ मूव होकर इधर आ गया और वो अभी इंटैक्ट वहीं पर है, उसके बारे में भी आ रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा M1 वाला, तो सेंटर ऑफ मास भी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वो हैवियर होगा। आप करके अब देखना ऐसा, इस चलते उसको माइनस किया। अच्छा, अभी उसको देखिए M1 है और इसको आप दूर करिए, M2 को दूर करिए, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या करने लगेगा, चलने लगेगा उसी की डायरेक्शन में। तो वही काम मैंने यहाँ किया है कि जब उसके पास आ रहा है तो माइनस L1 और जब उससे दूर जा रहा है तो प्लस L2। तो न्यू सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमारा ये मिला। अब एक क्वेश्चन उठता है कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो देखिए चेंज इन सेंटर ऑफ मास, तो एक्स डैश का लोकेशन तो कुछ था ही था जितना था, मतलब एक्स डैश का आपका ये एक्स डैश का वैल्यू क्या है M1 से था, और एक्स का वैल्यू कितना था M1 से है, क्योंकि उसी में हमने निकाला है। तो उसमें शिफ्ट कितना किया, जो मैंने आपको C माइनस C डैश के बारे में बता रखा था उसके लिए। तो ठीक है, तो इसमें जब आप करेंगे वहाँ से, तो x1 का जो वैल्यू आएगा, तो सॉरी चेंज इन पोजीशन का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स डैश माइनस एक्स डैश माइनस एक्स, तो इतना तो था ही, और साथ साथ है कितना मूव किया है L1, तो वो वाला पार्ट उसमें से और एक ऐड कर देंगे L1, क्योंकि उस मास M1 से ले रहे हैं ना, इसीलिए कि अगर शिफ्ट करेंगे तो उसका x मतलब जैसे भी मान लीजिए कि x का इसका जो भी डिस्टेंस है x है, अब नया पोजीशन हमारा कुछ x डैश इसको बता रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन साथ ही साथ वो तो ओरिजिन इसका कहीं और होगा ना, वहाँ से वो डिस्टेंस होगा, तो L1 वो मूव किया है, तो इसीलिए प्लस L1 वहाँ पर उसको कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू रख दीजिए, आपको जितना भी मिला हुआ है। यहाँ पर तो स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू हमारा L2/M1 है, तो आ जाइए यहाँ पर लिख लेते हैं। डेल्टा x का वैल्यू बच्चों ये था कि x डैश माइनस एक्स प्लस L1। तो x का वैल्यू कितना आया था यहाँ से M2, पहले से L था माइनस L1 प्लस L2 अपॉन M1 प्लस M2, माइनस x M2L अपॉन M1 प्लस M2 प्लस L1, ऐसा। तो इसको जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, M1 प्लस M2 ऐसा होगा, तो M2L माइनस M2L1 प्लस M2L2 माइनस M2L प्लस M1L1 प्लस M2L1, ऐसा होगा क्या। तो देखिए यहाँ से M2L1 ये इसको कुछ ना कुछ तो बातें कर ही रहे हैं, और M2L ये भी कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। तो इस बातचीत में ये लोग चार लोग तो चले गए, तो बचे क्या हमारे पास M1L1 प्लस M2L2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, M1L1 प्लस M2L2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये बच्चों क्वेश्चन एक कमाल का था। इसमें आपको लग रहा होगा सिंपल सा, लेकिन आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है क्लियर करके जा रहा है, या कॉन्सेप्ट आपको एक बना कर जा रहा है। इसमें मतलब कि कैसे शिफ्ट कर रहे थे, तो वो आपने सीखा वो चीज़। ऑल दो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब कि जो आप नॉर्मल तरीका जो अपनाते हैं कि अगर M1 के अगर ओरिजिन पे रख दिया जाए और वहाँ से पिच कैलकुलेशन करिए, तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होगा, सोचने में परेशानी होगा, लेकिन आ जाएगा वहाँ से भी। ये वाला ये जो आपको सिखाया, तो ये आपका बहुत सारा चीज़ आसान कर दिया, कि जो मैंने बोला ना कि L माइनस L1 और प्लस L2,
तो उसके बाद और चेंज इन इसका जो लोकेशन था कितना हुआ, तो इतना हुआ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट द देयर आर द 3 इक्वल मासेस सिचुएटेड एट द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन अ फिगर। इन लोग का मास है कुछ m1, अच्छा मास तो इक्वल ही है तो m कर देते हैं, m कर देते हैं ऐसा कि नाउ द पार्टिकल ए स्टार्ट विद द वेलोसिटी v1 लाइन AB, ऐसा B स्टार्ट विद द वेलोसिटी v2 टुवर्ड द BC, टुवर्ड द BC लगता है उल्टा कर दिया है यहाँ पे, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में v1 v2 है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो इसकी को C कर देते हैं या इसको 2 कर देते हैं, उसको C कर देते हैं। अब ठीक है बच्चों, ऐसा कि v2 स्टार्ट विद द वेलोसिटी v3 टुवर्ड द CA। ठीक है, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास इफ द 3 पार्टिकल A B C आफ्टर द टाइम 1, आफ्टर द टाइम t1, यहाँ पर 1 नहीं है t1 है, तो कह रहा है कि व्हाट इट वुड बी द बी इफ द v1 v2 v3 इक्वल टू इक्वल होगा। तो देखिए इसको करने का सबसे अच्छा मेथड है कि अगर आप क्या करिए, इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ले जाकर भेज दीजिए, सबसे बढ़िया यही तरीका है इसका। या तो इधर ले लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सेस इनका ऐसा, हाँ तो बच्चों ये बता रहा था इसमें कि v2 उससे टाइम इसका t1 था, व्हाट वुड बी द इफ v1 v2 v3 आपस में अगर ये तीनों इक्वल अगर होंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको सेंटर यहीं पर ले लीजिए, है ना, और ठीक, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल शायद बोल रखा है कि लेट द मास ऑफ दिस आर द सिचुएटेड द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है फिर। तो अभी हम आपको बताए थे पीछे, क्या बताया था कि V सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो V सेंटर ऑफ मास होता था बच्चों, वो क्या होता था, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, यही ना, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा कुछ होगा। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे किसको, इस v3 के लिए, तो 60 डिग्री है, तो v3 का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, cos 60, तो v2 i, फिर उसके बाद v3 √3/2 j, इस तरह का। v2 तो अपना चल ही रहा है, उसमें कुछ को करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पर ये 60 डिग्री है, हाँ ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v1 cos 60 डिग्री इधर की तरफ, और नीचे की तरफ आपका v1 sin 60 डिग्री, ऐसा। तो अगर हम इसको वेक्टरली लिखें, हमारे पास v1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ माइनस v1 cos 60, v1 cos 60 आपका हाफ होता है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब कि निगेटिव y z सॉरी जी निगेटिव x एक्सिस में है, तो उसको क्या लिखेंगे, v1/2 माइनस v1/2। अच्छा, उसमें एक चीज़ और है कि m1 m2 m3 तो लिखा हुआ है, लेकिन इक्वल मास है, क्वेश्चन में मेंशन है ना कि इट इज स्टार्ट विद द वेलोसिटी v1 एंड दिस इक्वल मासेस। वेरी फर्स्ट लाइन में देखिए, लेट द 3 इक्वल मासेस, तो m1 m2 m3 को तो आप उसको हटा सकते हैं, तो इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम केवल उसी में डील करते हैं, मतलब अपॉन 3 आएगा, मतलब ये m हुआ तो 3m हुआ ना, और यहाँ से m कॉमन लिए, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख लेता हूँ
कि 1/3 से काम चला लेता हूँ। V1 की जगह पे बच्चों बोल बताइए क्या होगा, माइनस V1/2 I, ऐसा। फिर उसके बाद नीचे वाला माइनस V1√3/2 J, ऐसा। V2 ये तो पूरा वही है, मतलब कि I में ही जा रहा, तो इसको कोई ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो V2I हो गया। V3 के जगह पर क्या हुआ, माइनस V3/2 अगेन इधर इस डायरेक्शन में है, V3/2I और उसका V√3/2 J, ऐसा मिला बच्चों। 1/3 है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये दोनों, अच्छा उसमें भी क्या है कि इसमें V3 है। अगर क्वेश्चन में रहता कि V1 इतना है, V2 इतना है, V3 इतना है, तब तो हम उसको V1 V2 V3 का वैल्यू रख देते IJK में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता और वहां से बताया जा सकता था। अब उसमें क्या बोला है कि बताइए कि जब V1 V2 V3 आपस में इक्वल हो, तो इससे अच्छी बात क्या होगा हमारे लिए कि ये V1√3, मतलब एक तरह से आप ये समझो कि V1 V2 V3 ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसको आप कॉमन लेकर ही बाहर कर दीजिए। सबसे बढ़िया तो एक है कि V3 ये जितने भी वाले हैं इसको हटा दीजिए। अब स्पेस रहता तो आपको मैं उसके नीचे का दिखाते, लेकिन आप सिंपल भी यहाँ से भी समझ सकते हो कि -√3/2 J है, ये वाला टर्म देखिए, और इस वाले टर्म को देखिए +√3/2 J है, तो ये कैंसिल हो गया। तो -V1/2 यहाँ पर है और यहाँ पर केवल जैसे -1 है, एक तरीके से -1/2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाँ वो V3 वाला लग रहा है कि √3 है, ऐसा अगर कट गया तो यहाँ से -1/2 है, इसीलिए एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर -I/2 है, यहाँ पर I है और -I/2 है, तो 1 -½ -½ तो -½ कितना हो जाएगा, -1। तो ये वाले भी टर्म तीनों कैंसिल हो गए क्या। तो आप देखेंगे कि V सेंटर ऑफ मास आपका जो आ रहा था उसमें कोई हलचल ही नहीं हुआ, अगर इस तरह का सिचुएशन है तो। मतलब होगा क्या, मतलब ऐसे समझिए कि मतलब बताना क्या चाहे कि अगर V वेलोसिटी से आ गया और वहाँ से सेम मास, अगर मास अगर डिफरेंट होता तब भी एक बात को हो सकता था। इसी क्वेश्चन को अगर M2 M3 M दे दिया जाता और इसके जगह पर V2 V3 भी दिया जाता, तब तो एकदम बड़ा मजा आता ना इसको सॉल्व करने में। मतलब कि आपको ज्ञान तो मिल ही गया ना, M1 V1 M2 V2 M3 V3। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को देखो, अच्छा पहले इसको तो क्लैरिफाई कर दूं कि सेम मास है और सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये V से इधर आया तो V से इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो ये ऐसा कोई मतलब ना उसका वेलोसिटी एक दूसरे के बीच में कोई चेंज हो रहा है, ना मास कोई चेंज हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी चीज़ को ऐसे आप सोच लीजिए, इस तरह का, और एक का मास m है, एक का मास 2m है और एक का मास 3m है, ऐसा। अब इसको बोल देता है कि V से जा रहा है और ये 2V से जा रहा है और ये 3V से जा रहा है, तो तब मज़ेदार बात होते हैं ना कुछ कि आप बताइए कि उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी फिर से है 60 डिग्री ईच ऑफ देम। तो चलिए मैं आपको 2 मिनट का मौका देता हूँ, करिए, मैं इसको सॉल्व करके अभी आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ, आप बना लीजिए कॉन्सेप्ट। तो अच्छा पहले इसको लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए फटाफट इस बात को। ठीक है, इसको लिख लिया। अब इसको कि नहीं सर अभी रुक रहा है, तो पॉज कर दो बच्चों, इसको पॉज कर दो, इसको इनसे देखो मैं हट गया, इसको पॉज कर लीजिए। अब इसके बाद अपना समय लेकर उसको लिख लीजिएगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे फटाफट। तो अब यहाँ से हमें बताना हो कि बताइए जरा क्या अब क्या होगा इस सिनेरियो में। तो अगेन हम अपना एक्टिवेट करें किसको, इनको, ऐसा ऐसा, ठीक है। इस सिस्टम में इसको भेज दिया तो सेंटर पे तय हो गया, जो काम वहाँ पर ब्रेकिंग का किए थे वही काम यहाँ भी कर लिया जाए। तो आइए थोड़ा सा इनको दूसरा कलर दे दिया जाए, कलर तो दिख रहा है कि इनको यहाँ से ऐसा कर दें और इनको ऐसे ब्रेक कर दें तो 60 डिग्री होगा। तो इसको अगर 1 वाले को नोटेशन फॉर 1 कर देते हैं, V1 है
तो इनका कितना आ गया v/2 और यहाँ से v/√3, तो v/2 i माइनस v√3/2 j, यही होगा ना v1 वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। तो v2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है कि 2v से जा रहे हैं i की तरफ, तो ये चले गए ऐसे। v3 के लिए आते हैं बच्चों, तो देखिए 60 डिग्री है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3v cos 60, तो माइनस में 3v/2 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको i लिख लिया। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3v sin 60, तो प्लस 3v sin 60 √3/2j ऐसा। तो v1 v2 v3 हमारा इस तरह का कुछ आ गया। तो अब हमें v सेंटर ऑफ मास में क्या हलचल होगा या मूवमेंट क्या होगा, उसके लिए जो क्वेश्चन इंटैक्ट वहाँ पर कर लिया उसी को कि व्हाट इज़ द चेंज इन द सेंटर ऑफ मास। तो हम वहाँ से अब बता सकते हैं v सेंटर ऑफ मास की कहानी। ये बेसिक वाला m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो इसका मास m 2m और 3m, तो कितना हो गया 6m। ऐसा लिख सकते हैं क्या 6m। तो m1 के जगह पे इसका v अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको अब सब सजा के लिखना पड़ेगा m इंटू, यहाँ पर तो अटेगा नहीं बच्चों, इसको अगले पेज पे लेके चला जाए। तो चलिए आ जाइए अगले पेज पे चलते हैं कि v सेंटर ऑफ मास इसको अगर रखेंगे तो इनको तो पहले m प्लस 2m प्लस 3m ऐसा लिख लें। तो m इंटू v1 का वैल्यू कितना था बच्चों माइनस v/2 i, और दूसरा वाला कितना था प्लस v√3/2j ऐसा, प्लस 2m इंटू 2v i ऐसा, और प्लस उसके बाद 3m, उसमें इस तरह ये वाला जो था इसका दूसरा वाला कि 3v माइनस 3/2 प्लस 3v√3/2 माइनस 3v/2i प्लस 3√3/2vj ऐसा। तो अब हमें सजाने की बारी आ गया कि मतलब i वाले कहाँ पर हैं, ये वाले हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो पहले i को लिख लिया जाए। तो सबसे पहले इनका कितना हो जाएगा v/2 है, और यहाँ से कितने हो गए 4mv हो गए, है ना, ये माइनस mv/2, अच्छा लिख लेते हैं ऐसे ही माइनस, क्योंकि वो ऐसे करने में फिर क्या होता है कि आप मन ही मन बोलते हैं और आप लोग को कन्फ्यूजन होने लगता है। तो 4mv, और वहाँ से अगर करेंगे तो माइनस 9m/2, तो ये सब i वाले हैं, तो i लिख लिया जाए। सिमिलरली j वाले के लिए बच्चों क्रॉस ऐसा कर लीजिए। फिर वहाँ पर अगर करेंगे तो v√3/2j और 3√3 है वहाँ पर, तो 3√3 का मतलब कितना हो गया 9√3, क्योंकि 3m भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो v√3/2 m, और ठीक है, और उसका तो वहाँ से 9√3 अच्छा, इनका m इनका v छूट गया है, तो v दे देते हैं। तो यहाँ पर v√3m और यहाँ पे भी mv, वो सब अपना आप सजा लीजिएगा कि कैसे क्या हुआ 9√2v। अभी मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये आपका j के लिए आ गया, और पूरे का डिवीजन अगर देखेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा बच्चों इस 6m। तो अब आ जाइए इनको सेटल किया जाए। तो 9.5 मीन्स 9/2, नॉट 9.5 इस 4.5 इस 4.5, 4.5 माइनस हाफ इस 5, तो -5 है, यहाँ से 4m भी है, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ से
4mv माइनस 5, तो ये आ गया आपका माइनस mvi, ये तो बड़ा आराम से दे दिया। और यहाँ से 9√3/2 है और यहाँ से 1/√3/2 है। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो 9√3 और √3, तो कितने हो गए 10√3, तो 5√3। अरे वाह, तो ये तो बड़ा आसानी से सब मिल गए। 5√3 जे, और यहाँ से डिवीजन में कर दें 6m, तो m v तो रहेगा, m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का m भी उड़ा दीजिए। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ से, इसका वैल्यू अगर करेंगे तो v माइनस v/6i ऐसा, और दूसरा वाला प्लस 5√3 6vj। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी पूछता तो भी हम लोग, बाकी तो वेक्टर का अपना काम कर लेगा, कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर पूछता, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर पूछता, तो आप वहाँ से इसका स्क्वायर करके सम करते और उसका आपका आंसर आ जाता। तो ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लीजिए, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो अभी था, इस पे रुक जाओ, इस पे आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये आपके लिए पिस्टल वगैरह कहीं से निकाल कर लाया हूँ मैं, तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सेम वैसा ही है कि 2 मीटर पर सेकेंड का है, मतलब कि एक पहले पढ़ लेते हैं कि फ्रॉम ए गन whose the barrel is the inclined at angle theta to the horizontal fires the 3 small balls of the mass 2 kg, 5 kg and 4 kg। कहीं बॉल तो सर इतने का नहीं होता है, ठीक है, अब है तो है, कुछ ब्लास्टिक मिसाइल टाइप का होगा कि 2 kg, 5 kg and 4 kg which moves in a different direction as shown in a figure. This figure, it is given that the center of mass of the 3 cells move in the direction of the barrel of gun, find theta। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से कुछ वर्टिकल से इसका 30 डिग्री बना रहा है, 3 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकली 2 मीटर पर सेकंड से इससे जा रहा है। तो ये सिंपल है, इसको समझना। क्यों? क्योंकि आप इसको आसानी से उसमें पुट कर सकते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आप लोग को मौका देता हूँ 30 सेकंड का, जरा करिए, बनाइए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप चाहें तो पॉज करके भी कर सकते हैं और अपना ट्राई करिए, और फिर उसके बाद आंसर यहाँ से चेक करिएगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं। चलिए देखिए अब इसको, कि जैसे मान लीजिए कि 4 kg का है, तो उसमें से 2 मीटर पर सेकंड है, तो पहले उधर से ले लेते हैं कि v सेंटर ऑफ मास के लिए आपको कहानी क्या पता था कि m1 मतलब उसका मास अगर 3 है तो m1 v1 m2 v2 अपॉन प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा। तो इनका मास कितना है बच्चों? 4 kg, 5 kg, 9 kg इंटू 11 kg हो जाएगा सम में, तो इधर इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद उसका देखते हैं कि अगर 4 kg वाले का पहले से स्टार्ट करते हैं, तो 4 इंटू कितना जा रहा है? 2 जे में जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो 2j उसको बोल सकते हैं। इस 5 मीटर पर सेकंड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो 5 cos 30, इस बार देखिएगा वर्टिकल से दे रखा, तो 5 cos 30, तो जे डायरेक्शन में हो जाएगा। 5 cos 30 कितना हो जाएगा बच्चों? इस हमारा 5 kg का तो पहले है,
तो 5 cos 30 इज 5√3/2, ये जे डायरेक्शन में होगा और उसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी आएगा 5 sin 30, तो 5/2 आई में आ जाएगा ऐसा। ये दोनों आ गया 5 kg का बी वाले के लिए। 2 kg जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो इसके जगह पर हम कितना कर लें 2 × 3i ऐसा, तो ये मिल जाएगा आपका। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे कि i को अगर करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ से 25/2 हो जाएगा, यही मिलेगा। तो इसको आगे की तरफ बढ़ा के लिख लें। 11 को तो आने दीजिए, 1/11 i के लिए करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 25/2, तो 6 + 25/2, 25/2 मीन्स 12.5 और 6 कितना हो जाएगा 18.5, तो कितना आ जाएगा वो 18.5 का मतलब 37/2 आई आ गया। प्लस जे वाले में अगर बात करें तो 4 × 2 = 8 है और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 25√3/2, तो 8 + 25√3/2 जे ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी का वी सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद हमें इसका पूछा है कि कितने पे इंक्लाइंड है, यही पूछा है ना इस क्वेश्चन में कि गिवन दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 सेल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द बैरल ऑफ द गन, फाइंड एंगल थीटा। तो ओके, सो थीटा बताने के लिए क्या होता है कि आपको उसमें भी बताए थे किसमें प्रोजेक्टाइल वाले में कि जब भी इस तरह का अगर होता है तो हम हमेशा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट देखेंगे। मान लीजिए कि अगर इस तरह से जा रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास भी तो ऐसे कहीं जा रहा होगा, तो ये जो सेंटर ऑफ ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये सेंटर ऑफ मास कहीं है, मतलब v सेंटर ऑफ मास इसी तरह से जा रहा होगा। तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, तो एंगल कितना बना रहा होगा थीटा, तो y/x कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर देर किस बात की। तो उसमें अगर आप tan थीटा का वैल्यू अगर लिखना चाह रहे हैं, मतलब कि जो पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द इंक्लाइनेशन ऑफ द गन, तो थीटा की वैल्यू चाहिए उसको। तो y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे उसका 8 + 25√3/2, 11 दोनों में कॉमन है, तो उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 16 + 25√3/2 अब और साथ में 22 हो जाएगा, तो 22 कैंसिल हो जाएगा, तो एक लिखने से क्या फ़ायदा। तो 16 + 25√3 ऐसा डिवाइड बाई 2 और 37/2 यहाँ पर भी है, तो इस 2 को तो बाहर ही ले लीजिए, ऐसा कॉमन लेकर इसको 60 बना देते हैं, तो कुछ ऐसा आएगा। और x वाले में कितना जाएगा 37, तो इसका जब आप कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो इसका कितना मिल जाएगा कि थीटा = tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग, तो यहाँ से थीटा = tan इनवर्स 16 + 25√3/37 ऐसा मिलेगा बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपना। तो एक क्वेश्चन समझ में आया वेलोसिटी वाले के लिए। अभी और भी क्वेश्चन होंगे SC वर्मा सर के बुक के जो क्वेश्चंस है ना, तो वो भी कराएंगे, जैसे एंड में जब ये सब पूरा हमारा हो जाएगा, एक बार हम आपको मगिंग सारा करवा देंगे, तो आप वो देखेंगे कि स्मूथली मक्खन की तरह बनते जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अभी नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा चलो इसको भी आइए बता देते हैं, क्योंकि अभी उसी पर काम कर रहे हैं। इसमें क्या करें कि 4 पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, 4 kg, 1 kg एंड M4 के लिए बता रहा है इसके बारे में। आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन अ फिगर। स्क्वायर, कीप इन माइंड, इज द स्क्वायर। कैन मास ऑफ M बी एडजस्टेड इन सच ए वे दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर C। यहां पर ऐसा रहेगा, तो कैन वो कर सकते हैं क्या। तो पहले देखें इन लोग का क्या क्या है। ये लोग M1 कितना है 2 kg। अच्छा, उनको अगर सेंटर ऑफ मास इनका सेंटर में ही रखना है, तो अभी हम क्या जानेंगे कि सब जगह चारों कॉर्नर पे सेम मास पुट करो। अगर सेम मास पुट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल डिस्टर्ब। अगर सेम मास होगा M M M, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ है और उस सेंटर को रखें, तो चारों कॉर्नर पे 4 चीजें रखेंगे, ऐसे 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 4। तो पहले अगर इक्विलिब्रियम में है तब भी इक्विलिब्रियम में होगा। बस आपका हैंड सपोर्ट करना चाहिए कि आप उसको मतलब ये नहीं कि आपने किया और वो ऐसा कुछ डाउन हो गया, या मतलब फोर्स इतना लगा कि वो नीचे की तरफ चला गया। तो 2 kg तो उसमें सिमेट्रिकल होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर मास देख ही रहे 2 kg है, M2 कितना है
हमारा 4 kg है और M1, अच्छा M1 ये कुछ गड़बड़ लिखा है, वो M3 होना चाहिए था बच्चों, 1 kg यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अब जो मर्जी M4 का मास पूछा है कि आप करने के लिए, क्योंकि ये दोनों अनइक्वल मास है, अगर इसको और इसको देखेंगे तो ये कभी एक दूसरे को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि M2 इज नॉट इक्वल टू M3, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी नेवर बैलेंस टू द 4 kg एंड 1 kg टू ईच अदर। सो दैट इज वाई तय है कि C ये तो सेंटर में नहीं होगा, 4 kg वाले की तरफ इधर कहीं रहेगा, इसके चलते इस लाइन के लिए। और अब जो मर्जी M4 का वैल्यू रख लो, आप इधर कितना भी बढ़ाइए कम करिए, तो अगर 2 kg का भी रख लेंगे तो इसके चलते तो रहेगा, लेकिन ये वाला उसका उधर मिल जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नो, कांट बी, कि बिकॉज कि दे आर द मीन्स डायगोनली अपोजिट, M2 एंड M3 इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो सेंटर ऑफ मास विल बी द नॉट बी एट द सेंटर। तो इसका आंसर है बच्चों नो, ठीक है। ये तो आपको बता दिया, इस पर भी आ रहे, चलिए अब आइए इसको सिखा देता हूँ। ये वैसा ही बच्चों जैसे अभी अभी पीछे आपको बताया था ना कि कुछ रख रहे हैं कुछ हट रहे हैं, तो इसके लिए वो क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क सोन इन ए फिगर, स्क्वायर इज रिमूव फ्रॉम द डिस्क एंड सोन इन फिगर। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर ये कर रहा है, तो इसका ये टच कर रहा है पेरीफेरी से, बोला नहीं है लेकिन फिगर में सोन है, तो इसका मतलब ये है। तो जो बच्चे ट्राई कर सकते हैं वो ट्राई करिए, फिगर अपना बनाइए, एक लाइन का क्वेश्चन है, इसका सेंटर ऑफ C है और वो कुछ कह रहा है कि अगर वहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा। अपना ज्ञान का परिचय दीजिए या अपने आप को बताइए कि हमने जो टाइम इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या कुछ फ्रूटफुल हुआ कि बस ऐसे ही हमने देखा। और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कर लीजिए तो विजुअलाइजेशन वो चल रहा होगा, अभी आप देख रहे होंगे कि एकदम बिल्कुल ऐसा होगा और ऊपर नीचे, और वहाँ से स्क्वायर को रिमूव किया गया है। आप ऊपर से ऐसे करके इमेजिन करके देख सकते हैं। तो 3D उसमें बनाने की कोशिश किया हूँ, इसके चलते कोशिश करिए बच्चों, क्या होगा। देखिए पिछले बार तो आपको बताया था कि उससे किससे, मतलब कि एक तो स्क्वायर यूनिट, मतलब कि जितना भी इसका मास था, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया से निकाल के बताया था। अब क्या करते देता हूँ कि इसको सिग्मा मान लेता हूँ, इसका जो मास डेंसिटी है वो सिग्मा होगा, और जितना उसका मतलब जितना आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे उतने एरिया का वो उसका मास दे देगा। यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ, इस तरह का से भी सिखा देता हूँ कि लेट मास डेंसिटी भी सिग्मा, ऐसा है। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, या एरिया ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा, किस शेप में है, सर्कुलर में है, तो उसका सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा। फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको वो बोला है कि वहाँ से कट कर रहे हैं स्क्वायर का, तो यहाँ पर सेंटर उसका एक एंड है और इसको इस तरह से रखा है, मतलब क्वाइट मतलब डायगोनल टू डायगोनल एक तरीके से किया है। तो यहाँ से तो हम बोल सकते हैं ना कि ये चीज़ तो हमारा आर ही होगा, क्योंकि इसके पेरीफेरी से उसके सेंटर तक का डिस्टेंस तो आर होगा। तो अब किसी का डायगोनल आर है और साइड पता करना हो, सपोज ए साइड है, तो हम ऐसा स्क्वायर में जानते थे ना बच्चों। अच्छा ऑटो करेक्ट तो होता नहीं है यहाँ, ऐसा। तो अगर इसका साइड ए है तो डायगोनल क्या होता था, a√2, ऐसा। तो अभी आपको डायगोनल का वैल्यू दे रखा है, a√2 का वैल्यू r है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, r/√2। तो इसका जो साइड है r/√2 का है बच्चों, जो a का वैल्यू है यहाँ से, या जो साइड बन रहा होगा r/√2। सिंपल ज्योमेट्री है, 8/9 वाली मैथ है, तो उसको उससे आप समझ सकते हैं। तो इसमें सिग्मा इंटू एरिया कितना हो जाएगा उसका, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर के लिए, तो r/2 का स्क्वायर बिकम r²/2। चलिए ये तो हमारा काम हो गया। अब आइए उस बात पर जो आपको मैंने सिखाया था कि वहाँ पर उसको सेंटर मान लीजिए 0 0, मतलब इसी पर जहाँ पर, इसीलिए उसको पास कराया था, इसको मान लीजिए y एक्सेस
और इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, तो इसका यहाँ पर सेंटर कितना हो जाएगा 0,0। तो पूरा इसका जितना भी मास होगा तो 0 इंटू समथिंग, मतलब अगर एक्स सेंटर ऑफ मास अगर लिखना चाहिए, देखो फिर से वही बात होगा। इसमें अगर सिमेट्री आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो ये सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ नहीं मूव करेगा। वाई एक्सिस के अबाउट देखिए तो यहाँ से कटा हुआ है, ये हैवियर है, तो इट विल बी शिफ्ट टू द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, देन इट विल बी मतलब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आपको निगेटिव में मिलकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास, तो उसका सिग्मा इंटू जितना भी एरिया था पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ से m1 इंटू x1 अगर रिमूव हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस m2 इंटू x2 करेंगे और m1 माइनस m2, यही बताया था ना आपको। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 0, उसका सेंटर x कोऑर्डिनेट का वहीं पर है, माइनस सिग्मा इंटू जो स्क्वायर वाला है उसका बच्चों कितना था आर स्क्वायर बाई 2, यही एरिया था, तो उसका मास इतना हो जाएगा, प्लस अब उसका सेंटर सोचिए कितना होगा, तो उसका सेंटर तो एकदम मिडिल में ही पर होगा ना, अगर r है तो r/2, क्योंकि डायगोनल का हाफ मतलब उसका स्क्वायर का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पर होता है बच्चों, जहाँ पर वो डायगोनल एक दूसरे को कट करते होंगे वहीं पर, तो वो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, मतलब वो पॉइंट क्या होगा r/2, 0, अगर एक्स एक्सिस इसको मान रखे हैं तो यहाँ पर उसका क्या लिख सकते हैं r/2। अच्छा, अब उसको जब यहाँ से करेंगे तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ऐसा, तो ये तो 0 पूरे ऐसा इधर की तरफ चला गया, तो सिग्मा को कुछ कॉमन वॉमन लें तो काम हमारा होगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा की भी कहानी को एंड कर देते हैं, सिग्मा जो आए थे वो अपना रास्ता पकड़ कर चले गए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों माइनस r/2 बचा केवल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना हो गया पाई माइनस 1/2, ऐसा, तो ये 2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा -2r, और ये कितना हो गया 2 से 2 तो फिर हट गया, तो 2 पाई माइनस 1, ऐसा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि किसकी तरफ गया होगा, मूव किया होगा इसकी तरफ, इस साइड में मूव किया होगा, ऐसा। ठीक है, अब आ जाइए, कोई और क्वेश्चन देख रहा हूँ कि ये रह गया है क्या, हाँ तो बस आ जाइए, अब इसके लिए काम करते हैं। कह रहा है कि 3 लेमिनार ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी स्क्वायर डिस्क एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल आर प्लेस्ड इन द सोन इन अ फिगर, द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द 3 बॉडीज। तो फिगर तो विजिबल है बच्चों, हाँ फिगर तो साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें थोड़े बहुत अगर चाहिए तो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ क्या, हाईलाइट कर दूंगा तो और थोड़ा आपके लिए विजुलाइज करना, ओहो कहाँ गया ये, हाँ, तो आपके लिए इमेजिन करना आसानी हो जाएगा। तो आइए इनको हाईलाइट से हाईलाइट कर ही देता हूँ, ये ऐसा है, ऐसा। और इसमें बच्चों सबसे पहले तो इनका हमें मतलब कि उसमें बोला है कि लेमिनार ऑब्जेक्ट, तो मतलब फिर से वही है जो मैंने आपको डेंसिटी वाला इसीलिए बताया। ये कम दिख रहा है क्या अभी भी, ऐसा, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, और ये सर्कल वाला है तो सर्कल वाले के लिए तो घूमेगा नहीं, तो उसको पेन से ही हाईलाइट करना पड़ेगा, ये ऐसा है। ठीक है, तो एक मतलब सर्कल है, एक आपका स्क्वायर है, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इन तीनों का जो मास है, तो मास सब तीनों का लिख लेते हैं। m1 एक ट्रायंगल के लिए है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इसका साइड कितना है बच्चों, यहाँ से l हुआ, अगर स्क्वायर हुआ तो देखो l दिया है तो ये भी तो l हो जाएगा ना, तो साइड तो ऑटोमेटिकली फिर l इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो l हो गया। अच्छा, अभी इसका डायमीटर कितना हो जाएगा l, तो इसका सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा l/2। तो पहले हम तीनों का मास निकाल लेते हैं।
तो ट्रायंगल के लिए अगर करेंगे तो उसका मास डेंसिटी जैसे पीछे देखा था कि इसका मास डेंसिटी आप इसको सिग्मा आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो सिग्मा इंटू मास डेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ पर अगर एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू रेक्टेंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बच्चों, √3/4 L स्क्वायर ऐसा होता है। M2 स्क्वायर के लिए अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू L स्क्वायर। और M3 मास अगर देखेंगे सर्कल के लिए तो सिग्मा इंटू पाई L स्क्वायर बाई 4। ये तो कहानी हुआ सबसे पहले मास ला कर आने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना क्या है, सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। तो एक्स सेंटर ऑफ मास जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, M1 x1 या जो भी x और y के लिए आएगा तो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2। आप यही करने वाले हैं ना अगर मिलेगा तो ये तो चीज़ आपको M1 M2 M3 तो चाहिए, बाद में उसका कोऑर्डिनेट क्या है वी कैन एबल टू फाइंड इट। सो दैट इज़ वाई वी फर्स्ट डिस्कवर दैट कि व्हाट इज देयर द मास इफ द, और आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दोबारा फिर से इस क्वेश्चन में रिपीट हो गया कि अगर सिग्मा अगर है मास डेंसिटी, उसका सिग्मा आपको बताया था एकदम वेरी स्टार्ट में कि लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, और तीसरा होता था मास पर यूनिट वॉल्यूम जो कि रो जो एक्चुअल में होता है। तो दो तरह का डेंसिटी आपको देखने को मिला इसमें, लिनियर मास डेंसिटी और एरिया वाला मास डेंसिटी। तो इसलिए हमें M1 M2 M3 चाहिए। अब उसका डिस्कवर करते हैं कि इन सबों का अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो आप लोग चले जाइए भाई, अब अपना काम कर दिए। देखिए तो इसमें अगर इसका अगर देखा जाए, यहाँ पर पहले वाले स्क्वायर जो मिला हुआ है तो इनका सेंटर कितना हो जाएगा, ये पूरा L थे तो L/2 और हाफ, तो इसका कोऑर्डिनेट तो L/2 L/2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अगर सर्कल वाले के लिए देखें तो L यहाँ से है और L/2 यहाँ पर है, ये L था, ये वाला चीज़ L था ना, और यहाँ से इसका मतलब रेडियस L/2 होगा। तो सर्कल वाले का सेंटर कितना हो जाएगा बच्चों, 3L/2 ऐसा, कॉमा, और उसका हाइट कितना हो जाएगा L/2, तो यहाँ से लिख लेंगे L/2 ऐसा। तो जो सर्कल का कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया 3L/2 L/2, और यहाँ से L/2 L/2। अब उसके बाद इसके लिए लेकर आ जाते हैं, इसके लिए मतलब ट्रायंगल के लिए लेकर आ जाते हैं। तो हमें L तो यहाँ तक तो पता है, या इस चीज़ को हमें इमेजिन करना है ना इसको यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल उसका सेंट्रोइड में होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अच्छा, ट्रायंगल का आपको तो बताया था कि ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बच्चों। बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि उनका जहाँ पर मेडियंस एक दूसरे को कट करते हैं, तो मेडियंस जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका L है तो ये वाला पार्ट L/2 हो जाएगा हाफ। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि L/2 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट के लिए हमें इसका ये वाला पार्ट चाहिए होगा। सॉरी, ये जो मार्क किया था ये तो x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, ये हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। तो देखिए L/2 है और यहाँ से ये अगर इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 30 डिग्री होगा क्या। तो छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू y अपॉन L/2। इसको y लेट कर लेते हैं अगर, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और इधर एक जा कर गए L/2, तो y आ गया तो L अपॉन 2√3 ऐसा हो गया क्या। अब इसका वैल्यू, अब आपके पास सारा कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर L/2, यहाँ से L/2√3, तो 3 कोऑर्डिनेट आ गए। फर्स्ट मतलब हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास थे, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर है तो कॉम्प्लिकेटेड है या मतलब उसका शेप को देख के कि अरे हमसे नहीं होगा क्या होगा, पहले उसके बारे में सोचिए कि सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछ रहा है तो लेट्स फाइंड देयर मास फर्स्ट। आप अपना समझिए कि क्वेश्चन सबसे पहले तो आप अपना, उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ, सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द आप लोग में समझ रहे होंगे, लेकिन जिनको डर लगता है, अगर आंख बंद करके सोचिए, जिनको डर लगता है वो लोग क्या करें, अपने मतलब स्किल कैसे बढ़ाएं, या वो भी अपने आप को देखना चाहते हैं कि मैं भी वन डे सारा क्वेश्चन कर पाऊँ या क्वेश्चन देखकर उसको ऐसे सोच पाऊँ। तो आपका पहला स्टेप है कि पहले तो क्वेश्चन को आप पढ़िए
कि क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ क्या है, उसको अगर आप रीड आउट करिए, 1 लाइन पढ़िए, 2 लाइन करिए, या पूरा शुरू से लेके लास्ट तक पढ़िए। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि 2, 5, 6 लाइन का अगर क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 2 लाइन पढ़ें कि छोड़ो मुझसे तो नहीं बनेगा, तो आप घबराइए नहीं, आप ऊपर से लेके नीचे तक क्वेश्चन पूरा पढ़िए, जितने भी 4-5 लाइन का है। 1 लाइन फिर उसके बाद फिर से जाकर पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, देखिए कि उसका फर्स्ट लाइन में कहना क्या चाह रहा है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर 3 तरह के ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो क्या कि पहले तो ऑब्जेक्ट का मास कैसे निकलेगा, तो उसके बारे में सोचिए कि इसका मास कैसे होगा, मास तो गिवन नहीं है, तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा। अगर आंख बंद करके सोचेंगे कि बताया गया था कुछ कि इसका मास डेंसिटी अगर रो अगर हो ले लें और उसके एरिया से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो हम उसको मास इन द टर्म ऑफ रो लिख लेंगे। सेंटर ऑफ मास निकले का है तो उस पर्टिकुलर का, ये सारे ज्योमेट्रिकल है, मतलब कि इसके शेप हमें पता है, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होगा। अब उन तीनों को कंबाइन करके पूछा हुआ है, तो उसका हम जो जानते थे एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m3। सिमिलरली फॉर द y कोऑर्डिनेट के लिए y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये सब आपके टूल्स हैं, ये आपके टूल्स एक्टिवेट हो गए क्या, मतलब सोचने के बाद कि हाँ ऐसा है। अब उसके खोज में चलेंगे कि चलो कोऑर्डिनेट निकालो, तो कोऑर्डिनेट जैसे मैंने अभी आपको देखा कि अच्छा इसका इतना होगा तो इतना हो जाएगा, इतना होगा तो इतना होगा, इतना होगा तो इतना होगा। तो इसको बोलते हैं कंफ्यूजन, इसको बोलते हैं डाउट, कि इसमें डाउट है कि ये कैसे होगा। डाउट का मतलब ये नहीं कि पूरा मुझे बताओ, मतलब सारा कॉन्सेप्ट नहीं सीख आपको कोई डाउट में कर सकता, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको फिर पढ़ाएगा कोई। डाउट का मतलब कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या हुआ कि ऐसा हो गया, या इसमें क्या था कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना था तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली वो टूल्स आपको चाहिए। तो बेसिकली आपको बचपन का ज्ञान कितना स्ट्रांग है, ये अगर इसमें अगर पूछूं कि सेंटर यहाँ है और ये क्या है, तो ये सब आप देखेंगे कि बहुत जो लोअर क्लासेस में 9th 10th में अगर आपको ये सब सिखाया जाता है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, नाउ कम्स टू, तो इस वे में करेंगे बच्चों, उसको छोड़िए नहीं, हारिए नहीं, नहीं तो क्या होगा कि उसका रिलेटिव स्पीड डबल स्पीड से आपके पीछे पीछे आ रहा होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं भाग रहा हूं, तो वो भी डबल स्पीड पकड़कर आपके सामने से इतना आ जाएगा। तो आमने सामने की स्पीड में तो क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, तो उसको फेस करिए। चलिए इसको देखते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए अगर निकालें तो उसको पहले वाला अगर ट्रायंगल को ही मान लेते हैं फर्स्ट, तो सिग्मा इंटू √3/4 इंटू एल स्क्वायर इसका मास हो गया, और उसका सेंटर l/2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका लिखेंगे तो l/2 ही आएगा ना, जो पहले आपको एक्सप्रेशन लिखा था, प्लस ये विजुअल है ना, दिख रहा है, दिख तो रहा है। दूसरा आपका, अब स्क्वायर के लिए आ जाते हैं उसी ऑर्डर में m2 के लिए, तो m2 इंटू x2, तो इसका सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, ये मास हो गया। इनका सेंटर क्या है, ये भी l/2 पर है। तीसरा क्या है बच्चों, इट इज़ आवर सर्कल, तो इसका मास कितना है, सिग्मा इंटू पाई l²/4, और इनका सेंटर कहाँ पर है, इस 3l/2 ऐसा। और इन सबका मास कितना है, सिग्मा इंटू 3/4 l² प्लस सिग्मा इंटू l² प्लस सिग्मा इंटू पाई l²/4 ऐसा। तो देखिए यही फायदा है कि सिग्मा आए थे और सिग्मा आए थे और सिग्मा चले भी जाएंगे, तो इस सिग्मा को तो हाई बाय करके ऐसा इनको भेज देते हैं, सिग्मा 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 गया, फिर उसके बाद l² चले गए, l² को भेज दीजिए, तो इतने लोग तो चले गए। तो अब कुछ तो हम लोग रिलीफ महसूस करेंगे। तो देखिए क्या क्या बचे अब हमारे पास। यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो √3l/8, मतलब सुन लीजिए, अगली बार जब लिखेंगे तो आपको आसानी पड़ेगा। यहाँ से केवल l/2 बचे हैं, और यहाँ से क्या बचे हैं बच्चों, इस 3πl/8, 3π क्योंकि 3l है और यहाँ पर पाई है तो 8 हो गया। तो आ जाइए पहले ऊपर वाले को लिख लिया जाए। तो यहाँ पर कितना है, एक एक करके बोलते जाता हूँ कि आपको समझने में आसानी होगा, कि √3l/8 √3l/8 ऐसा, प्लस ये कहाँ गए, हाँ पीछे आगे चले गए थे, ब्लैंक था वो, ठीक है। √3l/8 प्लस l/2 प्लस l/2 प्लस
फिर उनके बाद क्या था बच्चों, 3π/8l, ऐसा देखिए 3π/8l। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखा जाए तो √3/4l बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से π/4 बचा। √3/4 बचा, 1 बचा और π/8 बचा था, π/4 बचा था, π/4। ठीक है, तो ये आपको अब मिल गया। अब इसको आप सॉल्व करना है तो जैसे भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, पहले ऊपर का 4 से नीचे का 8 से, तो कितना आ जाएंगे, ये √3 + π + 1/4, नीचे यहाँ से अगर ये 4 हो गया, नीचे अगर हम 8 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएंगे, √3l + 4 + 3π और पूरे में l का कर लेते हैं तो 4 2 जा हो जाएगा ऐसा। ठीक, तो ये l हटा दीजिए, l को यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 4 + 3π अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √3 π + 1। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर अगर रहता तो आप इसका फटाफट सबका वैल्यू रखते जाते और आ जाता आंसर। ठीक है, तो इससे घबराइएगा नहीं कि ये क्या अजीब सा आ गया। आपको आंसर भी उसी फॉर्मेट में दे सकता है या वैसा कुछ ABC के टर्म में होगा, तो फिर वो जैसा भी LBC है तो वैसा कुछ डेटा सोच के दिया जाएगा कि आपको आसानी होगा। तो ये तो बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट था। अब सिमिलरली हम इसका क्या कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है x कोऑर्डिनेट। तो इसका इस पर क्या करेंगे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप किया कि अच्छा चलो, तो इसको y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए काम पे लग ही जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। y सेंटर ऑफ मास, तो m1 × y1 + m2 × y2 + m3 × y3 अपॉन m1 + m2 + m3। तो पहले तो इनको यहाँ से लिख लिया जाए, सिग्मा इंटू पहला वाला क्या था, ट्रायंगल, तो वो कितना था बच्चों, √3/4l² + सिग्मा इंटू πl², सर्कल था, सर्कल लिया था नहीं, स्क्वायर लिया था, इस हमारा l² हो जाएगा और सिग्मा इंटू πl² हो जाएगा। अब उसका अगर सिग्मा इंटू √3/4l², तो इसका कोऑर्डिनेट आपको याद होगा कि हमने कुछ लेकर आया था l/√3, l/2√3 ऐसा लाया था, 4 मिनट, l/2√3 ऐसा। फिर स्क्वायर वाले के लिए कितना था, सिग्मा इंटू l² इंटू l/2 प्लस सिग्मा इंटू आपका दूसरा आ जाएगा सर्कल के लिए कितना था, वो कितने डिस्टेंस पे था बच्चों, इस l/2 पर, क्योंकि उसका सेंटर उस पर था, तो सिग्मा इंटू πl² इंटू l/2। तो फिर से वही कहानी है, देखिए केवल कैलकुलेशन सॉल्व करना, सिग्मा आया था, सिग्मा चले गए, फिर से वही कहानी, l², हर जगह से वाइप आउट हो जाएंगे और उसके बाद जो बचेगा आपका ये y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप उन दोनों क्वेश्चंस के लिए ये आपको लिखना है तो मैं हट जाता हूँ, एक बार उसको स्क्रीन को अपना रख लीजिए और उसको पॉज कर लीजिए। तो हाँ, तो इस लेक्चर में इतना ही, आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे हम लोग तो इसमें कंटिन्यूस बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, वायर के लिए, रॉड के लिए, हेमिस्फेयर के लिए, हॉलो स्फेयर के लिए, हॉलो हेमिस्फेयर के लिए, सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए, जो कंटिन्यूस बॉडी होंगे उसके हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो ज़रूर मैसेज करिए और वीडियो को देखते रहिए। अगर डाउट है तो जैसा कि पहले बोला, मैसेज करिए। तो थैंक्स फॉर योर टाइम।